Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis. थोड़ा सा इसमें मैंने हालांकि चेंज किया है. So what is this? Daily news and editorial analysis. Why? Because we are just not discussing the news, we are discussing editorials also. है ना, editorials भी तो discuss कर रहे हैं, तो why not talk about this? Why not write it there in our this name also? Okay. So हमारा DNEA, अब इसमें एक ई आ गया है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन टुडेज क्लास. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा खुशी जो है वो बांटेंगे, हम सारे भारतवासी. और वो क्या है, नीरज चोपड़ा, इन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जो है चैंपियन बन गए हैं अपने नीरज चोपड़ा. तो ये फर्स्ट आए हैं. पाकिस्तान यार हर जगह पहुंच जाता है, तो सेकंड है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडियंस एंड ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा जी. So let's get started with our topic. The very first topic is PIL stokes debate on inmates' right to conjugal visits over here. In this particular topic, the people here, the kind of argument which is going on, it is that whether the inmates are supposed to, have their family members a private moment, okay, with their family members. तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि जो ये है जो भी जेल में बंद है, ठीक है, इमेजिन 10 साल 5 साल 15 साल जितने भी टाइम के लिए जेल में इनको रखा गया, तो क्या इनको अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट मोमेंट देना चाहिए या नहीं. तो इसको लेकर के यहाँ पर एक PIL है जो फाइल किया गया, एंड दिस इज समथिंग विच वी शुड टॉक अबाउट. ओके. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जो एक आध पॉइंट्स है बेसिकली यहाँ पर दिए हुए, बहुत सारी चीज़ें नहीं है. एक पॉइंट इसमें ये दिया है कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं थ्रू आउट इंडिया ओनली, जो कि अलाउ करते हैं inmates को with their partners, private moment with their partners, if they want to have, अगर वो जो है चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ थोड़ा जो है पर्सनल मोमेंट मिले, प्राइवेट मोमेंट मिले, सो उनको अलाउ करते हैं. ठीक है. इसमें एक केस भी जो है बेसिकली मेंशन किया गया है, राइट. प्रिजन अथॉरिटीज इन दिल्ली, prison authorities in Delhi, they believe that the right to procreation is desirable, however not practicable. कि हाँ ठीक है, लोग हाँ ये desirable चीज़ तो ज़रूर है ऐसा करना, बट यही है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट ओवर हियर. ठीक है. तो ये जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं. अब यहाँ पर एक पॉइंट ये रखा जा रहा है कि जो जेल में बंद होते हैं काफ़ी सालों से हैं, वहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारा प्रेशर, और अंदर ही वहाँ पे जेल में भी तो ऐसा है कि बहुत शांति तो टाइप है नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही होती है बिकॉज द क्रिमिनल्स आर देयर डेफिनेटली. तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं. तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि दीज इनमेट्स आर वेरी मच अंडर स्ट्रेस. तो उनको डी स्ट्रेस करने के लिए उनकी फैमिली के साथ जो है थोड़ा प्राइवेट मोमेंट देना बनता है. So here it is saying that it will de-stress the inmates. There will be fewer fights in prison. अगर आपको स्ट्रेस नहीं है, चिल हो, परेशान नहीं हो, तो क्या होगा भाई, यू विल बी लाइक अरे जा कोई नहीं, कोई भी परेशान करेगा ओके रहने दो. Okay, so you will be doing like this. So this is what the argument is giving over here, has been given over here. Let's see that what happens. It is a kind of insight. लेकिन वही चीज़ है कि what if we are letting them go, उनके पार्टनर के साथ जो है चलो हमने प्राइवेट मोमेंट दे दिया, व्हाट इफ कि उनके पार्टनर्स जो है कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आए हो जिससे कि वो जेल से भागने में उनको वो चीज़ हेल्प करे. कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है. यू कैन नॉट चेक एवरीवेयर, यू कैन नॉट चेक, ओके, स्पेशली लेडीज़, यू कैन नॉट चेक एवरीवेयर, राइट. तो यहाँ पे वो एक कंसर्न जो है वो ज़रूर है. ठीक है. एंड अ लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. खैर, सो यू टेल मी गाइस, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि देना चाहिए इन लोग को टाइम. एवरीवन इज ह्यूमन, एंड ह्यूमन क्या एक इमोशनल, एक ऐसा ह्यूमन से नहीं है, एनिमल्स में भी भाई इमोशन है. Okay, so the next one which we are going to do is the Himalayan blunders that are ravaging the Himalayas over here. ठीक है, Himalayan blunders. अब यहाँ पे ये जो है एक कोट से स्टार्ट करती हैं, एंड इन्होंने कहा है कि एंशियंट संस्कृत की एक पोयम है,
उसमें ये लिखा हुआ है कि इन 1000 ages of the gods I could not tell you the glories of the Himalayas. हजारों सालों में भी जो है मैं जो ग्लोरी है, जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है हिमालयाज की, वो मैं नहीं बखान कर सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर. एंड ये पोएम जो है एंशियंट पोएट का एक दो लाइन है बेसिकली, जो कि एंशियंट संस्कृत से लिया गया है. क्या खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इतने हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे, जानवर कितने सारे होते हैं, बर्ड्स हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है. इतना सुंदर सुंदर पानी जो है वो आ रहा है ऊपर से, कहाँ से, हिमालय से जो है वो आ रही है नीचे की तरफ. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी. आप लोग भी जब बच्चे होंगे तो आप सभी को ये चीज़ कहा जाता हो ना कि भाई पेंटिंग करो, तो जनरली लोग क्या पेंटिंग करते थे, इस तरीके से पहाड़ बना देंगे एंड इसमें से रिवर निकाल देंगे एंड इधर जो है वो घर बना देंगे. जनरली हम सब ऐसे ही क्या करते थे. दिस इज वेरी ऑब्वियस, वी यूज टू डू लाइक दिस. सो हमारी इमेजिनेशन क्या है, ब्यूटी की, नहीं तो नेचुरल ब्यूटी की, तो हम इसी तरीके से इमेजिनेशन करते हैं. ओके, वेरी ऑब्वियस, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर कि अब जो हिमालयाज का कंडीशन है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनका कंडीशन बहुत ही खराब होता जा रहा है. उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि हम जो है काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डेवलपमेंट कराने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी कर देते हैं. जैसे कि इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट पैराडिगम की बात हो रही है. सो जो माउंटेन्स कभी स्नो कवर्ड हुआ करते थे, वो माउंटेन्स में अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो स्नो है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है. क्या होता जा रहा है, गायब होती जा रही है. स्नो कवर्ड पीक्स इवोक पोएट्री बट द हिल्स बिलो टेल अ स्टोरी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो द हिली रीजन्स, बेसिकली दिस हिली रीजन्स आर एक्चुअली लेटिंग यू सी कि जो कितना गंदा सिचुएशन हो गया है हिमालयन रीजन्स का. एंड यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि खूबसूरती थोड़ी ऊपर से ज़रूर दिख रही है कि पहाड़ ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जो स्नोज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस एंड ऑल. बहुत सारे रिपीटेड ट्रेजेडीज हो रही हैं, जैसे कि ब्रिज और रोड जो है वो कोलैप्स कर जा रहे हैं. इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रिज और रोड्स जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो कोलैप्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है. ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट दिखाने के लिए ज़रूर हो जा रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबल टाइप से नहीं चल रही है. थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, राइट. सो हमको जब भी अगर हम कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, इट इज़ सपोज टू बी इन सच अ वे कि जिससे कि हमारा नेचर जो है उसको भी इम्पैक्ट नहीं हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी किसी तरीके से खराब नहीं हो. क्योंकि यू आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, अब थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, नॉट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, मतलब हजारों करोड़ों रुपए जो है आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट करने के लिए लगा रहे हो. ओके, अब क्या है, आप ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा आप रोड बना दे रहे हो, ऐसा ब्रिज बना दे रहे हो जिससे कि नेचर भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये पैसा भी पूरा पानी में गया, तो फायदा किसका हुआ, किसी का नहीं फायदा हुआ. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है. एनवायरमेंटल इश्यूज़ की अगर हम बात करें हिल स्टेट्स में, जैसे कि उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में, ये बेसिकली जो है इट पॉइंट्स टू द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर. फ्लॉड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो डेवलप करी जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, वेल प्लान्ड नहीं है. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चार धाम महामार्ग परियोजना की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही चौड़े चौड़े रोड्स बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर. लेकिन अब यहाँ पे ये है कि इस चीज़ को कौन एनालाइज करेगा और किस लेवल तक एनालाइज करेगा कि ये जो प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है फॉरेस्ट, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ और ये एनवायरनमेंट, इन सभी पे जो है वो किस तरीके से पड़ रहा है. ओके, और कहाँ तक पड़ रहा है, ये भी तो चीजें हमको देखने की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय पासिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है उसको बाईपास करना, रेगुलेशंस थ्रू द प्रोजेक्ट फ्रैगमेंटेशन, जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगुलेशंस है उसको बाईपास कर देते हैं. गिविंग ब्राइब,
अंडर द टेबल काइंड ऑफ थिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट में कभी कभी दिखाते कुछ टाइप से हैं और होता कुछ अलग तरीके से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली किसको दिक्कत हो रही है, किसको नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट इज सफरिंग ओवर हियर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रिस्टीन साइट्स एंड द भगीरथी इको सेंसिटिव जोन इज ऑल्सो हैपनिंग ओवर हियर। तो इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो खराब हो जा रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी करके जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं, उसके सारे इफ्स एंड बट्स जो है वो नहीं देखे जा रहे हैं, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट everyone and to us also, we humans also। अब आप खुद देखिए कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली जो है वो दिक्कत किसको हो रहा है, अस, हमको ही। तो क्यों भाई नदियों के एकदम किनारे जो है आप घर बना रहे हो, होटल्स बना रहे हो, वाई आर यू डूइंग दैट? बाय डूइंग दिस थिंग यू आर हार्मिंग रिवर एंड एज वेल एज योर सेल्फ ऑल्सो एंड अदर पीपल्स लाइफ्स ऑल्सो। उनकी भी जो जिंदगी है उसको भी रिस्क में डाल दे रहे हो। तो ऑल दी, अगर लॉन्ग टर्म में ही देखे, शॉर्ट टर्म में देखे, कैसे भी देखे, दिस इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल, है ना। वायलेशंस एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्शंस इन रोड विथ स्टैंडर्ड्स, कि कितना किस हिसाब से रोड का विड्थ होना चाहिए, यहाँ पर इस चीज को लेकर के कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ हो रहा है कि जो विड्थ है, ठीक है, जो हो रहा है, एंड प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उनका जो रिकमेंडेशन है उस चीज को लेकर के कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल रिस्पॉन्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इट इंक्लूड्स द कंसर्न्स अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो, कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप जो है कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, ठीक है, नेशन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग, ओके। अदरवाइज कारगिल वाला सिचुएशन जो है वो फिर से हो जाएगी, ओके। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या है कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं बट एनवायरमेंटल कंसर्न को नहीं देख रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन लॉन्ग रन, ओके। तो दोनों को किस हिसाब से बैलेंस करके चले, तो यहाँ पर जो जुडिशियल रिस्पॉन्सेज है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्वेश्चंस अबाउट प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशंस, changes in stance, bypassing mandatory assessments also, all these things are the concerns over here। इसके अलावा जो environmental interests हैं उसका disregard in favor of the economic interests। Conservation challenges and the solutions over here। Challenges to Ganga's conservation including the receding Gangotri glacier। जो गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से जो है एक तरीके से एक्चुअल में कहते हैं कि गंगा नदी जो है निकल रही है गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर, तो वो जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रही है, वो भी धीरे धीरे जो है वो पीछे की तरफ चली जाए। रिसीडिंग का मतलब क्या है, पीछे की तरफ चलना, उसमें कमी आ रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, गंगा कंजर्वेशन वी वोंट बी एबल टू कंजर्व। जब गंगा ही नहीं रहेगी तो किसको कंजर्व करोगे? अब जैसे कि सरस्वती रिवर, ये ना सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपरली नेम देना हो तो इट हैज टू बी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे जो सरस्वती रिवर को क्या आप कंजर्व कर सकते हो, क्या आप जो है उसको कंजर्व कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट, वाई? बिकॉज अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब गंगा नदी ही, जब गंगोत्री ही नहीं रहेगी तो गंगा नदी नहीं रहेगी, गंगा नदी नहीं रहेगी तो कंजर्वेशन भाई कहाँ से होगा? तो चैलेंजेस काफी ज्यादा है इस चीज को लेकर के, दैट हाउ वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट रिवर गंगा ओवर हियर। उसकी क्लीनलीनेस भी है और ये हमेशा ही रहे उसके लिए भी। द इम्पैक्ट ऑफ वेहिकुलर मूवमेंट एंड ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स ऑन द ग्लेशियर मेल्टिंग ओवर हियर। तो ब्लैक कार्बन की डिपॉजिट्स हो जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर। इसके अलावा अब ये व्हीकल मूवमेंट, जो व्हीकल्स हैं बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं ना, पहाड़ों पे चलो पहाड़ों पे चलो, तो सब लोग जा रहे हैं, गंदा हर जगह कर दे रहे हैं। अब ये जो है ठीक है, जो अपने साथ जितनी भी चीजें लेकर के जा रहे हैं, दे आर थ्रोइंग इट हेयर एंड देयर, वो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ ये जो कार्बन का डिपॉजिट हो जा रहा है उसका क्या?
यू मस्ट हैव सीन ब्लैक ब्लैक पैचेस जो है वो हो जाती है इकट्ठी. द नीड फॉर रेगुलेशन टू एड्रेस द क्रोनिक एंड एक्यूट हिल रीजन प्रॉब्लम्स. वी आर सपोज टू हैव समथिंग, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे कि क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म के जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं एंड जो एक्यूट यानी छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो जो है उसको रेगुलेट करना जो है हमारे लिए दिक्कत हो जाए. प्रपोजल फॉर अपग्रेडेशन of roads to minimize environmental impact in the BESG. So that is also has been done. But ठीक है, अपग्रेडेशन की बात हो रही है लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से होगी कि नहीं होगी तो वो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है. तो यहाँ पे obviously बात है, कंक्लूजन में आपका क्या हो जाएगा. So greed driven destruction of Himalayan forests, rivers and local lives are actually happening. तो हम जो है कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें करने का बोल रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट हमारा जो नेचर है वही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है. वी आर डिस्ट्रॉइंग हिमालयस, वी आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ओवर देयर ऑन द हिमालयस, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ह्यूमन लाइफ, जो खूबसूरती है, सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी. ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर एंड वी नीड टू लुक आफ्टर दैट. नेक्स्ट टॉपिक है रोहिंग्या से लेकर के. इंडियाज रोहिंग्या रेफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल्स. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो रोहिंग्याज लोग आए हैं, ठीक है, रेफ्यूजी के तौर पे इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में क्रिमिनल्स नहीं हैं. सो उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स इलीगल तरीके से आए हैं तो आप उनके जो बच्चे हैं उनके साथ आप गलत व्यवहार कैसे कर सकते हो. ये क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली तो नहीं लेकिन फिर भी क्वाइट रिसेंटली वैसे जम्मू में क्या है कि डिटेंशन पे रखा गया था किसको, रोहिंग्या की एक फैमिली जिसमें कि 5 मंथ का एक बच्चा था, 5 महीने का एक बच्चा उनका. अभी डिटेंशन में रखने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई. तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर. क्या वो बच्चा जो सिर्फ 5 महीने का बच्चा है वो डिजर्व करता था ये चीज? जस्ट इमेजिन. Obviously not, right? So viral video shows the police tear gassing a small congested area in the holding center. Refugee women and children are also seen in the same space over there. जो refugee women हैं and जो उनके बच्चे हैं जहाँ पे tear gas छोड़ा जा रहा है वहीं पे वो लोग भी हैं. And as the explosion occurs, one can hear the shrieks of women and see children running in पैनिक. सो ये जो वीडियो है ये बहुत ही दर्दनाक वीडियो है. So I have already talked about this thing. Plight of Rohingya refugees. Rohingya refugees जो हैं वो कहाँ से आए हैं? म्यांमार में. तो म्यांमार में जो है वहां से ये भाग करके इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद बिकॉज ऑफ द प्रोसिक्यूशन दे रैन फ्रॉम देयर एंड 20,000 से जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, 20,000 से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो है वो इंडिया में रह रहे हैं. अब ये जो नंबर है ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ 20,000 है, वो इनसे कहीं ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि यू कैन फाइंड रोहिंग्याज इन जम्मू एंड कश्मीर, इन यूपी, इन बंगाल, इन बिहार, इन झारखंड, इन एमपी, इन राजस्थान, इन महाराष्ट्र. यू कैन फाइंड देम at lot many places. बहुत सारे different places में जो है आपको मिलेंगे. In Assam also you can find them, right? So ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी काफ़ी जगहों पे जो है. तो सिर्फ 20,000 का नंबर जो है और ओवर कितना, सिर्फ 20,000 तो कितना ओवर. सो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ही होंगे फॉर श्योर. तो इंडिया में हालांकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 20,000 से जो है ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं. Confinement of more than 250 Rohingya refugees in a former prison-like facility has been done. तो 250 से ज़्यादा जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो प्रिजन लाइक जैसे फैसिलिटी है वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं. UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी स्टेटस एज रेफ्यूजीज has been done. ठीक है, so most have UNHCR cards verifying their status as the refugees seeking safety over here in India.
But the point is that you must have seen a lot many news articles and the news also that there are a lot many Rohingyas who are now having Aadhaar card also. So that is the kind Aadhaar card and the voter ID card also. So that is the kind of problem over here. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास कि रेफ्यूजी वो भी कहाँ से, बांग्लादेश म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश के बाद इंडिया में एंटर कर गया, उसके बाद उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है. सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ओवर हियर, राइट. हालांकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास ये यूएन का कार्ड है रेफ्यूजी का टैग करके. Questions raised and troubling conditions over here. Querying the treatment of refugees as criminals and their confinement is a kind of questionable thing. कि जो refugees हैं उनको criminals के charges पे उनको criminal जैसे treat करना, confine करके रखे रहना, तो ये एक questionable thing है. Living conditions की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ही खराब है, इनके movement पे restrictions है and detent करके रखे रहते हैं किसको, चिल्ड्रन को रखे रहते हैं. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के हिसाब से कहें तो ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रेफ्यूजी पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल. देखिए जब ये म्यांमार से जो है बांग्लादेश आए थे तो इंडिया एक्चुअली ट्राइड अ लॉट कि इनको हर तरीके की फैसिलिटी बांग्लादेश में प्रोवाइड कर दी जाए सो दैट दे डोंट क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. बट ऑब्वियसली दे डिड बिकॉज इंडिया इज़ वे मच बेटर देन एनी अदर कंट्री. नो, मैं बाकी कंट्रीज़ का नहीं, कम से कम ये जो ग्लोबल साउथ में और स्पेसिफिकली ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे तो सबसे बेस्ट ज़रूर है. Okay, so here it becomes the very vulnerable refugee population over here. Shared global responsibilities here to protect the refugees and ensure their well-being. इनकी वेलबिंग जो है उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एंड रेफ्यूजीज़ की जो प्रोटेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए जो मतलब शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ग्लोबली जो है सभी को इस चीज़ के बारे में सोचने की बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरत है. लीगल फ्रेमवर्क और अकाउंटेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक लॉ को लेकर के एंड जो पॉलिसी है रेफ्यूजीज को लेकर के, तो या रेफ्यूजीज को लेकर के, उनके असाइलम को लेकर के, तो वहाँ पे जो है आपको यू कैन सी देयर इज लैक ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इट इज पॉइंटिंग आउट. Another one is that 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और इसकी जो 1961 की प्रोटोकॉल है, यहाँ पर जो है हम नॉन सिग्नेटरी स्टेटस है हमारा. तो इस पर्टिकुलर चीज़ में तो वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो खैर वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बाइंडिंग नहीं है कि इनको जो है रेफ्यूजीज को हर तरीके की चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें इसकी वजह से. एंड इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होंगे अगर हम सिग्नेटरी होते तो वी वर सपोज टू फॉलो दैट. But now we are not. But actually we are not. Refugees treated as the illegal immigrants under the Foreigners Act 1946. Foreigners Act 1946 के अंतर्गत देखें तो refugees जो भी होते हैं उनको illegal immigrants बोलते हैं. Obvious सी बात है, illegal immigrants. Immigrants कौन? एक जगह से दूसरी जगह गए, एक कंट्री से दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री में गए, कैसे एंटर किए? इलीगली एंटर किए. सो ऑब्वियसली इट जस्टिफाइज दिस थिंग. इनको जो है इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत. implications of this legal framework for the treatment of refugees even includes the Rohingyas also. Okay, and this is not that they are the one who are always at the receiving end, but no, there are Indians also who are at the receiving end because of these people, because of the Rohingyas, because there are lot many areas wherein they just come together and they settle down and वहाँ पे जो है अपनी झुग्गी बस्ती जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद ये जगह वो छोड़ करके वो जगह जाने को रेडी भी नहीं होते हैं. व्हाट अबाउट द पर्सन, व्हाट अबाउट द पीपल जिनका वो जगह है तो वो उस चीज़ का दूसरा यूज़ ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज पीपल आर स्टेइंग ओवर देयर. तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी जिनका खुद का लैंड है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न. वायलेशंस ऑफ राइट्स एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स.
यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दोनों का ही जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है राइट्स को लेकर के, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है, बहुत सारे राइट्स है। डिटेंशन ऑफ रेफ्यूजी चिल्ड्रन, उनको बच्चों को डिटेन करना, उनका जो एजुकेशन है, डिनाइल ऑफ एजुकेशन इज देयर, उनको एजुकेशन नहीं लेने देना, और लिबर्टी इन्फ्रिंजमेंट, लिबर्टी नहीं है इनके पास, इक्वालिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एंड द बच्चे जो हैं दे आर बीइंग डिटेन्ड आल्सो। सो ये सारे काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है इन चीज़ों को लेकर के। 500 से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं जिसमें कि बच्चे इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चे भी हैं उसमें, जिनको कि इंडिया के बहुत सारे जगहों पर डिटेन करके रखा हुआ है। 500 से ज़्यादा रोहिंग्यास जिसमें कि बच्चे भी आते हैं, उनको डिटेन करके रखे हुए हैं। ओके, अब रेफ्यूजी चिल्ड्रन जो है इनके ट्रीटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो एज इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, उन बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है एज इफ जो है उन्होंने लॉ, कोई लॉ जो है उसमें उसके खिलाफ कोई काम उन्होंने किया हुआ है, इस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है वो पॉइंट ये कह रहा है कि हमको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को लेकर के। अर्जेंट नीड फॉर रिलीज ऑफ रोहिंग्या चिल्ड्रन एंड प्राइमरी केयर गिवर्स फ्रॉम डिटेंशन, सजेस्टेड अप्रोच टू फॉलो इंडियाज इंटरनल गाइडलाइंस or the refugee treatment, proposal to appoint an ombudsman to investigate refugee detention centers, and apart from that collaboration की भी ये बात कर रहे हैं, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कोलैबोरेट करके भी इनके लिए कार्य जो है वो कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। एंड नेक्स्ट इज एन अंडर सी टनल इज अ नेशनल एसेट। एक अंडर सी टनल जो है वो एक नेशनल एसेट होता है। कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक की हो रही है? फोर्ट कोच्चि से वाइपीन, and this is the feasible one. The Kerala government has undertaken the ambitious project of constructing a coastal highway from Thiruvananthapuram to Kasaragod over a distance of about 623 kilometers. Just imagine कितना 623 kilometers at a cost of 6,500 crore rupees. इतना 6,500 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा करके यहाँ पर कह रहे कि हम इस चीज को बिल्ड करेंगे। ओके, चैलेंजेस क्या है इन सारी चीजों को लेकर के? तो अंडर सी चैनल बनाना, ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके की टनल बनाना जो है वो इंजीनियरिंग मार्वल्स को एक्सप्रेस करेगी कि सी के अंदर यू आर बेसिकली बिल्डिंग अ टनल, दैट इज रियली वेरी ह्यूज थिंग। आप ना कभी इस टाइप की वीडियो जरा आज देखिएगा तो कि अंडर सी टनल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, यू वुड बी एस्टोनिश्ड बाय वाचिंग, आफ्टर वाचिंग दैट। Feasibility of an undersea tunnel between Fort Kochi and Waipin is there. Engineering aspects and features of the proposed tunnel. इनकी अगर हम बात करें तो considerations for accommodating heavy vehicles and ensuring a smooth gradient. Importance of approach routes and specifications for the tunnel's depth and length, कि कितना डेप्थ होगा, कितनी लेंथ होगी, वो सारी चीज़ों को स्पेसिफाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा जो है मॉडर्न टनल डिज़ाइंस जो है, these include dedicated lanes for various mode of transportation also, कि यहाँ से जो है वो रेल जाएगी, यहाँ से जो रोडवेज जाएंगे, तो इस टाइप की चीज़ें डेडिकेटेड वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेडिकेटेड पाथ बना करके रखते हैं। तो आजकल का ऐसा सिस्टम हो रखा है। पोटेंशियल स्टार्टिंग जो है वो पुथुवाइपीन से कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इमर्जिंग एट द फोर्ट कोची बीच यहाँ पे, ठीक है। बेनिफिट एंड रेवेन्यू जनरेशन में यहाँ पर क्या चीज है, देखिए जब अंडर सी टनल बनेगी तो जो रोड पे इतना ज्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो यहाँ पर रिडक्शन देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर कमी आएगी। उसके बाद है इंटीग्रेशन विद द प्रपोज्ड कोस्टल हाईवे फॉर सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। Then comes the time, energy and fuel savings for transportation across Kerala.
हर जगह देखो, फ्यूल की, टाइम की, एनर्जी की, बिकॉज अगर ट्रैफिक कंजेशन होता है तो बहुत मतलब आप गाड़ी स्टार्ट करके रखे हुए हो, ठीक है, अब उसमें क्या चल रहा है, बिकॉज अब थोड़ा सा मूव कर रहे हैं फिर रुक रहे हैं, फिर थोड़ा सा मूव कर रहे हैं रुक रहे हैं, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी है वो सभी का वेस्टेज है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फ्यूल भी वेस्ट नहीं होगा, और एनर्जी जो है वो भी सेव होगी, आपकी भी और आपके साथ साथ व्हीकल की भी, उसके साथ साथ इस दुनिया की भी। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ द अंडर सी टनल एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो, बिकॉज वी पीपल वुड ऑल्सो लाइक टू गो ओवर देयर जस्ट टू सी कि यस कैसा होता है ये टनल, तो टूरिस्ट स्पॉट भी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी ये काम हो सकता है, यूज किया जा सकता है। क्यों, कैसे, टोल चार्जेस, एक बार रोड बना दो उसके बाद जीवन भर जो है सिर्फ टोल जो है वो पे करते रहो, पता नहीं कितने हजारों करोड़ जो है वो लोगों से ले लिए रहते हैं, है ना। आप खुद सोचिए, आप बहुत सारे ऐसे जगहों से बचपन से ट्रैवल कर रहे होंगे अभी तक, ठीक है, सिंस यू वर चाइल्ड, अब और अभी तक आप सोच लो कि कितना ज्यादा जो है आपने पैसे दे दिए होंगे आपके पेरेंट्स ने इन सभी टोल्स पे। खैर, सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। गवर्नमेंट का रोल और व्यू पॉइंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है over here due to Cochin Port Authority's territory over here, viewing the undersea tunnel as a social overhead capital for the collective use, and here the focus is there on the public safety, public transport and quality of life in Kochi also, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे इम्पैक्ट देखने के लिए हमको मिल सकता है, एंड इसको हम एज अ नेशनल एसेट के तौर पे भी देख सकते हैं ओवर कमर्शियल वायबिलिटी ओवर हियर, बिकॉज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ एसेट फॉर अस ओनली। कोचीज ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अब यहाँ पे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोची की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस जो है वो अच्छी खासी होगी, एंड इट एक्नॉलेजेस द कोची एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव इमर्जिंग अर्बन सिटी, अर्बन सेंटर ओवर हियर इन इंडिया। किसको, कोची को। द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए जो है स्कॉलरशिप की बात यहाँ पर हो रही है। मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है, इसको और डिटेल में हम किसी और वीडियो में करेंगे। खैर, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, इन द पास्ट फ्यू इयर्स द सेंटर हैज डिसकंटिन्यूड 2 की एजुकेशनल स्कीम्स फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, 2 जो स्कीम्स है रिलीजियस माइनॉरिटीज के उनको हटा दिए गए हैं। इट हैज नैरोड द स्कोप ऑफ अनदर एंड ग्रेजुअली कट डाउन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड on multiple programs of the Ministry of Minority Affairs over here. Let's talk about this thing. तो कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसको हटाने की वजह से पीपल आर एंग्री ओवर हियर, तो डिसकंटिन्यू किया गया है स्कीम्स को और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, एंड ना ही सिर्फ स्कीम्स को बल्कि उनके ऊपर जो खर्चे होते थे उन स्कीम्स को लेकर के, तो वो भी कट डाउन हुए। ऑब्वियसली बात है, जो स्कीम में हजारों करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं वो स्कीम ही हटा लिया तो वो 1000 करोड़ रुपए बचे, ठीक है, उसको कट डाउन कर लिया, तो दैट इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग आउट। अब इनका जो इम्पैक्ट है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनके एजुकेशनल सपोर्ट को लेकर के जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही, बिकॉज फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो बैक कर लिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे माइनॉरिटीज की, तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं, ठीक है, उनको इसका फायदा मिलता था, इस टाइप की जो स्कीम्स थी, स्कॉलरशिप्स थी। अब यहाँ पर जो है मुस्लिम्स जो डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, इन डिफरेंट सेक्टर्स दे विल बी फेसिंग challenges over here, and they are not the only one who actually falls under this minority, specifically लिखा गया है minorities में और भी communities है, उन सभी को challenges जो है वो face करनी होगी। Justice Rajinder Sachar committee's findings on the neglect of the Muslim minority has been highlighted over here. Introduction जो है कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो 2006 में इसको लेकर के आए थे, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है वो स्पेसिफिकली किन के ऊपर फोकस कर रही है, माइनॉरिटीज के ऊपर फोकस कर रही है।
ओके तो इसीलिए इस मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे जो फोकस किस चीज को दिया गया, एजुकेशनल एम्पावरमेंट को, बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट कर सके, एंड इनको दूसरी बहुत सारी जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट हो, कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें आराम से और टाइम से मिल सके। एनवायरमेंटल एजुकेशनल एम्पावरमेंट स्कीम्स की जो है नाम कुछ कौन कौन से, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेट्रिक कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, एंड ये बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पर चलते थे। ठीक है, अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हो जा रहा है, अगर नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बजट कट होगा एंड जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आएगी। सो देयर विल बी डिक्रीज इन बेनिफिशियरीज ऑफ द एजुकेशनल स्कीम्स। अब जब बजट नहीं है, बजट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कि इन टाइप की स्कीम्स जो है उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा रिडक्शन इन फंड्स एलोकेटेड फॉर दीज स्कीम्स विल बी देयर and impact on minority students educational aid will also happen. Importance of educational aid क्या है, इस importance obviously बात है, all those people who cannot afford it they would be able to do gain some knowledge by using these aids, उनको जो है फायदा होगा उन इस टाइप के जो हेल्प है अगर वो मिलेंगे तो affirmative action to uplift socio-economic status of religious minorities can happen if the educational aid is actually being provided. Educational disparities among the different communities, and apart from that concerns over scrapping scholarships affecting the minority enrollments over here. ठीक है, तो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि अगर जो है स्कॉलरशिप इस टाइप से हटा लेंगे तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट ओवर हियर एंड दे आर द वन हु आर एट द receiving end and they are the one who are actually facing the problem. Next topic is related to the echolocation. This was under science 2 page. ठीक है, what goes around comes around, बहुत ही सिंपल सा। देखो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसी में ही जो है इन्होंने इस चीज को समराइज कर दिया है कि what goes around that comes around। जैसे कि ये जो बैट है ये जो भी सिग्नल देता है, ठीक है, सिग्नल देने के बाद अगर ये कोई भी चीज से टकराती है, ठीक है, तो ये फिर जो है ये वापस भी आती है एंड दिस इज हाउ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कोई जो है कुछ तो है जो आसपास है। सो यही कह रहा है, दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। ओके, सिंपल सी चीज है ना, कुछ भी इसमें एकदम बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज जो है वो यहाँ पर है नहीं। तो क्या कह रहा है, what do bats, dolphins and submarines have in common? इन सभी के पास जो है वो एक्चुअली कॉमन में क्या होता है, they use the same technique to get a sense of their surroundings, that is the echolocation. सबमरीन, डॉल्फिन्स, बैट्स, इन सभी ये सभी जो है अपनी सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए एक ही टेक्निक यूज करते हैं और वो क्या है, echolocation है। ओके यहाँ पर क्या होता है, जो भी एनिमल है या फिर डिवाइस है वो साउंड वेव्स जनरेट कर रहे हैं, वो साउंड वेव्स एमिट कर रहे हैं, ठीक है, एमिट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एंड देन एमिट करने के बाद दे लिसन कि किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, तो नाउ दे लिसन फॉर देयर रिफ्लेक्शंस बाय ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स एंड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शंस, जिस तरीके से रिफ्लेक्शंस आ रही है, कितने देर पे आ रही है, क्या है, उसके रिफ्लेक्शंस, उसके वेव्स, जो भी वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, एकोज होती हैं, जो भी साउंड होता है उसके बेसिस पे दे अंडरस्टैंड कि क्या चीज जो है वो आसपास होगी, कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, क्या है, दे वुड बी एबल टू नो अबाउट इट। ओके,
एनिमल्स जो कोई भी एकोलोकेशन यूज करते हैं, ये सभी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड पल्सेस जो है उसको रिलीज करते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड पल्सेशन दे पल्सेस जो है दे रिलीज। नाउ दीज आर ऑफन बियॉन्ड द रेंज ऑफ द ह्यूमन हियरिंग। भी अगर ये जो भी इस तरीके की साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी की ये जो साउंड है ये रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि हमारे कान इसको सुन ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अच्छा कुछ साउंड है भी आसपास। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। नाउ जो बैट्स हैं, इनकी वो जो आई साइट होती है बहुत ही वीक होती है, दे हैव वेरी पुअर आई साइट। अब ये लोग इसी एबिलिटी का यूज करते हैं ये समझने के लिए कि मतलब जो अंधेरा है या फिर आसपास कोई चीज है या नहीं, यही साउंड का यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए डार्क में। सेम थिंग इज बीइंग यूज्ड बाय द डॉल्फिन्स आल्सो, एंड डॉल्फिन्स इसको कम्युनिकेट करने के तौर पर भी जो है, वाटर में कम्युनिकेट करने के तौर पे भी इसको यूज करती हैं। वेल्स और कुछ ऐसी बर्ड्स भी जो हैं वो भी इस चीज को यूज करती हैं, यानी एकोलोकेशन की जो है एकोलोकेशन का यूज करती हैं। अब यहाँ पर आप जो है इमेज देख सकते हो कि बैट भी, डॉल्फिन भी एंड सबमरीन भी, सभी के सभी जो है वो एक ही तरीका यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन द सराउंडिंग। ह्यूमंस हैव हार्नेस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस इंजीनियस टेक्निक टू क्रिएट डिवाइसेस जैसे कि सोनार और रडार। ये जो चीज को इन्होंने यूज किया ह्यूमंस ने, क्या चीज डेवलप करने के लिए, तो सोनार और रडार डेवलप करने के लिए। सोनार क्या है? सोनार एक्रोनिम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज द सोनार। ये एक मतलब अगर अंडर वाटर में जो है बेसिकली इसको यूज किया जाता है और इसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है अंडर वाटर नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंड इवन एज अ मेथड टू फाइंड फिश ऑल्सो, कि कहाँ पे जो है फिशेस यू कैन फाइंड फॉर दैट ऑल्सो। रडार की बात करें तो रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है ये? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट इज यूज्ड इन एविएशन, weather forecasting and military applications to detect and track objects by bouncing radio waves of them। रेडियो वेव्स को जनरेट करके उसी से जो है दे अंडरस्टैंड कि क्या चीजें जो है आसपास। इंजीनियर्स दे हैव यूज्ड एकोलोकेशन। इंजीनियर्स जो है वो एकोलोकेशन का यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन एप्स को क्रिएट करने के लिए, and that can actually map of a room, that can create a map of a room to help the people to visualize impairment, navigate their environs better। जो भी visually impaired लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि by doing that they would be able to understand कि आसपास जो है वो क्या है। ओके तो एकोलोकेशन का जो है वो इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग आवर डेली न्यूज एनालिसिस, एंड नॉट डेली न्यूज एनालिसिस बट डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस, right? So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.